आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। अगर हम प्रकाश को समझे तो प्रकाश को यहाँ पर दो चीज़ हमें प्रकाश में ज़रूरी है जो समझना चाहिए। अब कोई भी एक सोर्स हो सकता है, कोई भी एक सोर्स हो सकता है, सन हो सकता है या कुछ भी ऐसा सोर्स हो सकता है, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है। पहले इसकी किरण जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आती है, ऑब्जेक्ट के बाद वो उस आइज पे जाती है और आइज में जाने के बाद वो रेटिना पर पे क्या करती है, एक इमेज क्रिएट करती है। तो होता क्या है कि दो तरह से रेज को हम समझ सकते हैं या लाइट को हम समझ सकते हैं। वो क्या है? इंसिडेंस लाइट और पार्ट इट इज टर्न बैक। ऐसा होता है कि एक लाइट आई, ये कोई एक माध्यम है, यहाँ पे लगेगी और वापस चली जाएगी। एक तो कंडीशन ये है। वन इंसिडेंस लाइट इज पार्शियली और कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय अ सेकेंड मीडियम। ऐसा हो सकता है कि लाइट आई और ये वापस कहीं नहीं गई, ये यहीं पर ही एब्सॉर्ब कर ली गई। तो हुआ ये है कि एक ऐसी लाइट जो आती है और वापस पहले माध्यम में लौट जाती है, उसे तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि वो लाइट हमें कुछ दर्शाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं आपतित प्रकाश। और आपतित प्रकाश का मतलब है, जरूरी नहीं है कि पूरी लाइट वापस जाएगी, ऐसा हो सकता है उसका कुछ भाग वापस जाए, लेकिन वापस माध्यम में वापस जाएगा। तो आपतित प्रकाश जो है, जिसे आप रिफ्लेक्शन बोलते हो, वो रिफ्लेक्शन क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रकाश का कुछ भाग वापस पहले माध्यम में लौट जाता है। कहीं से तो आया होगा प्रकाश, पहले माध्यम में लौट जाते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। दूसरे माध्यम में हमने देखा कि ये यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि लाइट आती है और लाइट एब्सॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, एक आपतित प्रकाश का कुछ भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और मुड़कर वापस पुराने माध्यम में नहीं जाता, तो उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा समझाता हूं लोग कि जी, ये माध्यम है, यहां से ये लाइट आई। अब ये लाइट अकेली नहीं आ रही है, मान के चलते हैं कि ये लाइट इस तरीके से आ रही है, तो ये हम लाइट कर देते हैं ए ऊपर बी नीचे। तो ये पहली जो लाइट है ये इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है ना, एब्सॉर्ब हो जाती है। अगर ये एब्सॉर्ब हो जाती है तो ये जो क्रिएट यहां होगा उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम इसे बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। लेकिन ये बी इमेज वापस आ गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या हुआ, जब भी कोई लाइट आई, जिस माध्यम में गई उस माध्यम में वो क्या हो गई, एब्सॉर्ब हो गई, तो रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्लेक्शन हुई। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है परावर्तन। एक तो परिवर्तन होता है, इसे बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन किसे बोला, रिफ्लेक्शन को। मैं लिख देता हूं परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। परावर्तन क्या हो गया, जो उस माध्यम से कुछ किरणें वापस लौटी हैं, वो जो वापस लौटी हैं उसे रिफ्लेक्शन बोला है। लेकिन जो रिफ्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं अपवर्तन, हम इसे बोलेंगे अपवर्तन। तो अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, फिजिक्स के अंदर हम अगर एक लेंस को रखने की कोशिश करते हैं, हम एक लेंस को रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मान के चलते ये एक स्टेज है, यहां पर ये सोर्स है कोई, यहां से ये आती है, ये बीच में लेंस आता है, तो ये लेंस में दोनों तरफ से ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही माध्यम से, एक ही जगह से आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। और पर्टिकुलर ये है एक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। अब ऑब्जेक्ट ने अगर इसे अवशोषित कर लिया, अगर मैं यहां आंखों को भी रखूं, अगर ये एब्सॉर्प्शन हो गया है ना, आंखों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन, रैक्शन। और ये
अगर किसी तरीके से वापस हो गई, वापस, तो इमेज की एक प्रतिबिंब हमें अलग नजर आता है, वो क्या हो जाता है फिर परावर्तन। ठीक है, उसे बोलेंगे परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आगे अब इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहते किसे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहते किसे हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, अभी हमने रिफ्लेक्शन का मतलब क्या समझा था? रिफ्लेक्शन में हमने कहा था कि ये कुछ लाइटें क्या हो सकती हैं, वापस हो सकती हैं, है ना, वापस हो सकती हैं। तो ये क्या था? हमारा परावर्तन था, वापस रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट होना। अब सोच के देखिए, ये एक फिर से एक एक्सिस मैं आपको बता रहा हूं, एक्स एक्सिस इसे मैं चलो बोल देता हूं, है ना। अब यहां पर क्या कर रहा है, ये इमेज से एक लाइट आती है और यहां पे लेंस रख दिया, आगे जाएगी, तो ये कोई ना कोई एक एक्सिस, एक एंगल क्रिएट करती है, एक एंगल क्रिएट करती है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ऐसा हो सकता है जो इंसिडेंस हुआ है, कोई भी सतह पर आया है, वो किरणें क्या हुई है, यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है, ये किरणें यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है। एंड देन द इंसिडेंस रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड, पहले बोला रिफ्लेक्शन को ही रिफ्लेक्टेड बोला है, और रिफ्लेक्शन को क्या बोला, ऊपर लिखा है अपावर्तन, और यहां पर बी को दर्शाया भी गया है। ये वापस चली जाती है माध्यम में, अंदर अवशोषित नहीं होती, वापस चली जाती है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है नियमित। अब नियमित क्या होता है कि एक चिकनी सतह जो होगी, स्मूथ सरफेस रखा है ना यहाँ पर, इसे लिख देते हैं चिकनी सतह। तो जो कोई चिकनी सतह होती है, अगर आप ये कहते हो कि चिकनी सतह पे कोई प्रकाश पड़ता है, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी एब्जॉर्ब होंगी किरणें और सारी की सारी ही अलग तरीके से होंगी। तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे वापस मुड़ना आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये है सतह और ये आती है किरणें, और ये है चिकनी सतह, ये है आपकी चिकनी सतह। तो ये तुरंत क्या करेंगी, अपनी डायरेक्शन को आगे जाके बदल देंगी, बिखर जाएंगी। आगे मैं इमेज दिखाऊंगा, ये बिखर जाएंगी, लाइक अ डिफ्यूज। देखो यहीं लिखा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये पैरेलली बिखर जाती है। ठीक है, दूसरा आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी जरूरी है। रिफ्रैक्शन का मतलब सीधा है कि जब किरणें जो आती हैं, जब हम इसमें प्लेन सरफेस रखते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है, आप डायरेक्टली आती हैं इस माध्यम पे, तो यहां पर क्या होता है, किरणें क्या करती हैं, इस माध्यम में अलग तरीके से काम करती है। तो ये रिफ्रैक्शन है। हमने रिफ्रैक्शन को ऊपर क्या समझा था, हमने चला था रिफ्रैक्शन, अपावर्तन, अवशोषित होगी। तो जो किरणें आई हैं उसके सामने एक सरफेस होगा, अगर वो सरफेस में मुड़ जाती हैं तो रिफ्लेक्शन होगा, नहीं मुड़ती है तो रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एक ऐसी सतह हो सकती है जहां पर रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। वापस ये क्या करती है, मुड़ती नहीं, बल्कि ये अवशोषित हो सकती है, अवशोषित हो जाती है। अब देखिए यहां पर क्या चीज दर्शाई है, ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना। रिफ्लेक्शन यहां पे बताया गया। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं इस इमेज के माध्यम से। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है, स्पेकुलर, जिसमें जो चिकनी सतह होती है, यहां लिख देते हैं चिकनी सतह। तो ये चिकनी सतह है, और जब चिकनी सतह होगी तो यहां पर आने वाला जो प्रकाश होता है, यहां पर सतह पे आने वाला प्रकाश होता है, वो नियमित रूप से परिवर्तित होता है। आप इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो, वो नियमित है ना। चिकनी सतह पर एक नियमित का मतलब आप समझ रहे हो, ये आ रही है जा रही है ना। देखो आ रही है और जा रही है, देखो आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आप समझ रहे हो। ये एक चिकनी सतह का केस है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, आएगी और चली जाएगी, सेम डायरेक्शन, बदलेगी नहीं।
लेकिन यहां पर हम दूसरी तरफ क्या देते हैं, इसे मैं लिख देता हूं खुरदरी। खुरदरी, अब खुरदरी में हम यहां कहते हैं अब ये नियमित नहीं है, अब ये बिखर गई है, अब ये बिखर गई है। आप देख रहे हो ये इमेज, ये आई किरणें ये चली गई, ये आई इधर को चली गई, ये इधर को चली गई, ये इधर को चली गई, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा बदल चुकी है। तो ये क्या चीज है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ही है, रिफ्लेक्शन का मतलब ही है परावर्तन। परावर्तन का मतलब सीधा सा है कि वो जो प्रकाश आ रहा है वो बिखरेगा जरूर, वो अपनी जगह में अवशोषित नहीं होगा, बिखर जाएगा। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि आखिर लेंस कहते किसे। अब देखिए लेंस की अगर हम लोग बात करें, अगर लेंस की बात करें, ठीक है, तो लेंस आपने बहुत जगह देखा होगा। लेंस को आपने देखा होगा अलग अलग, जैसे कि मोबाइल में भी देखा है, माइक्रोस्कोप में भी देखा है, कैमरे में देखा है ना। देखिए कैमरा और माइक्रोस्कोप का यहाँ पर जिक्र किया गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी दो स्पेरिकल सरफेस है। एक ऐसा मटेरियल जिसकी दोनों सरफेस स्पेरिकल है, ठीक है, स्पेरिकल है, दोनों सतह गोलाकार है। दोनों सतह क्या है जी, गोलाकार, दोनों सतह गोलाकार है, ठीक है, ये गोलाकार होगी दोनों सतह, ये आ गया दोनों सतह गोलाकार है। ये ऐसा है जैसे कि रिफ्रैक्शन। अब मैंने आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, फिर से हमें इसमें समझना पड़ेगा आखिर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है बिखर जाना और रिफ्रैक्शन हो जाता है समा जाना। यानी कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कुछ किरणें मुड़ी जरूर होंगी लेकिन जो नहीं मुड़ी है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर हमें एक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब भी तो नहीं बनेगा ना जब कोई इमेज रुकेगी। तो ये आई इमेज, इसे मिला सरफेस और यहां पे बना इमेज, ये है लाइट। तो ये जो कंडीशन यहां हुई है ये लेंस की तरह है। तो लेंस क्या हुआ, बाय मतलब दोनों तरफ से स्पेरिकल शेप हुआ, गोलाकार हुआ, और इसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है समा जाती हैं किरणें और समा जाके वहां पर एक इमेज क्रिएट कर देती है। अब लेंस का फीचर देखते हैं, आखिर लेंस का विशेषता है क्या। पहला विशेषता है ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक क्या होता है, ऑप्टिक एक्सिस लाइन है दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए ये क्या है, एक ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिससे जो लाइन गुजरेगी वो सतह पर लंबवत बनेगी। ये सतह पर क्या होगी, सतह पर लंबवत बनेगी, लंबवत लंबी बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, लेंस की दोनों सतह के बोथ सरफेस है ना ऑन द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये आप समझ के देखो। रेज ऑफ द लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन एंड पास थ्रू द लेंस अनडाइवर्टेड। सोच के देखो, ये लाइंस ये ऐसे गुजर जाएगी सीधी, ये जो लाइन सीधी गुजरी है ये ऑप्टिकल सेंटर पे है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा कक्ष है जहां पर स्थित एक बिंदु है, मान के चलो ये वो बिंदु है ना, मान के चलो ये वो बिंदु है। तो ये जो बिंदु है इसमें क्या है, लेंस है और लेंस की दोनों सतह के समान दूरी पर होता है और यहां पर जो किरणें इससे गुजरेंगी वो अपनी दिशा नहीं बदलेगी। तो यहां पर जो लेंस है उसकी दिशा न बदले, ठीक है, इसकी दिशा नहीं बदलेगी, ऑप्टिक एक्सिस पे लंबवत बनेगी। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। जब वो समा जाएगी तब उसके अंदर एक एक्सिस डेवलप होगा, एक बिंदु पर मिलेंगी। मान के चलो ये लाइन आई, एक ये लाइन आई, ये दोनों गुजरी लेकिन आके कहां मिली, पर्टिकुलर एक जगह। ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। एंड लास्ट वन इज फोकल लेंथ। अब आप इसमें बोलोगे फोकल लेंथ क्या है, देखिए फोकल लेंथ का मतलब होता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, इसे बोलते हैं फोकस दूरी।
फोकस दूरी का मतलब समझा देता हूं। ये है आप यहां से आप देख रहे हो, इसे आई बोलते हैं। ये है लेंस और ये है एक लाइट सोर्स। अब यहां पर आप एक इमेज रख देते हैं, इमेज। अब सोचिए इस इमेज पर किरणें पड़ेंगी, लेंस से गुजरेंगी, फिर इमेज पे आएंगी। अब क्या ये इसको देख पा रही हैं? तो हमें इसे देखने के लिए लेंस को आगे पीछे करना पड़ सकता है। जहां हमारा लेंस फिट हो जाएगा, जहां पर हमें वो चीज अच्छे से दिखने लगेगी, क्लियर, उसे बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। अब बात करते हैं लेंस और इमेजेस की। लेंस और इमेजेस का यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। ये क्या है? हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक हमारा लेंस है और यहाँ पर एक इमेज है जो आंखों में बन रही है। बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए ये जो लेंस है, या इसे हम फिजिक्स की तरह समझेंगे कि यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है, जिसे हम देखेंगे। एक रियल ऑब्जेक्ट से पहले आपने क्या रखा? एक लेंस लगाया है। यहाँ पे एक ऑप्टिक एक्सिस है ना। अब यहाँ पर इमेज जैसे यहाँ पे टकराएंगी किरणें इस पर्टिकुलर रियल ऑब्जेक्ट पे, यहाँ से दोनों डायरेक्शन में जा सकती हैं। एक डायरेक्शन ये चलती है इमेज के लिए, एक डायरेक्शन लाइन ये चलती है। इन दोनों के पॉइंट अलग हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एक जगह पे मिलते हैं, जिसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी कि लेंस कैसा भी हो, सोच के देखो, लेंस तो इतना बड़ा है, यहाँ भी इमेज आई और यहाँ भी इमेज आई। इन दोनों इमेज ने जहां जाके एक इमेज क्रिएट करी, यहां जाके इस पॉइंट को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, VI। इस पॉइंट को बोलेंगे। तो अलग अलग पहले हम समझ रहे हैं कि भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम समझ रहे लेंस कैसा होता है, फिर अब हम समझ रहे इमेज बनती कैसे है। तो लेंस पर चारों तरफ से इमेज आएगी, प्रकाश पड़ेगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर ऐसा एक्सेस बनेगा जहां पर आप क्या कह सकते हो, वो इमेज क्रिएट होती है। आगे देखते हैं फिजिक्स ऑफ ए विजन। विजन देखने का फिजिक्स क्या है? अगर देखने का फिजिक्स करोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ द आई को समझना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर ऑफ द आई सीधी सी बात है कि एक आंख कैसी होती है। यहाँ पर ये अलग है कॉर्निया, ये वाइट वाला पोर्शन है स्क्लेरा, और ये आपका ऑप्टिक डिस्क है, ये अंदर का रेटिना है। ठीक है, इमेज है। आई इज ए लाइक क्लिक कॉन्वेक्स लेंस। आंखों के अंदर अगर एक लेंस कहीं है तो वो कॉन्वेक्स होगा। वाइट मेम्ब्रेन कोल स्क्लेरा, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ में आना है। ये है स्क्लेरा, वाइट पोर्शन है। इन द फ्रंट पोर्शन इज कोरोइड इज शीट द मसल्स को सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी कहाँ होती है? ये आगे लेंस को कवर करती है और लेंस से कवर करके आगे की ओर चलती है। तो एक तो यहाँ आती है, एक यहाँ आती है, यहाँ लगा होता है लेंस। ठीक है ना। तो ये होती है आपका सीलियरी बॉडी। तो आगे की तरफ फोकस कर रहा है। फोकसिंग लेंस ऑफ आई विच इज बायोकॉन्वेक्स लेंस इज सस्पेंडेड बिहाइंड द आइरिस। यहाँ पर एक आइरिस होता है, आगे की ओर आइरिस होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई बताया गया कि आंखें आखिर है कहाँ, और उस आखिर आंखें है कहाँ, उसके अनुसार ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिफेक्ट के बारे में। अब देखिए हमने समझा है कि आंखें जो हैं वो आंखें हैं, आंखों का अपना काम होता है, हम प्रकाश को समझ पा रहे हैं, लेकिन असली चीज़ है कि आखिर कौन कौन सा दिक्कतें हैं जो आ सकती हैं। देखिए पहला आता है हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। अब बड़ा ही सिंपल है। लॉन्ग साइट माने देखना, पर्सन लॉन्ग साइट, दूर की चीज नहीं दिख रही है, कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। फॉर लॉन्ग साइटनेट पर्सन इज डिस्टेंस ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द 25 सेंटीमीटर। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो दृष्टिकोण है ना हर एक उस व्यक्ति का, जो हाइपरमेट्रोपिया का केस है, ऐसे केस में उसके पास में कोई वस्तु रखी है, वो पास की चीजों को नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष आ जाता है। और ये निकट में जो दृष्टि दोष है, एक्चुअल में ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे निकट है, लेकिन ये दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि हम इसके अंदर पास की चीजें नहीं देख पाते। तो दूर दृष्टि है लेकिन दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है। ऐसे केस में हम पास की चीजें नहीं देख पाते हैं। हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है, मतलब रेटिना भी क्रॉस कर जाता है।
और अगर हम इसे देखें तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, कारण इसके देखें तो एक डिफेक्ट अराइज बिकॉज आई बॉल इज सो शॉर्ट, किसी की आंख छोटी होगी तो भाई उसको नहीं दिखेगा ठीक से, है ना। फोकल लेंस इज एनलोंगेटेड, जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी आप देखो ना, यहाँ फोकस हो रहा है, आप इसे यहाँ पे फोकस कर पा रहे हैं, ये है आपका फोकस दूरी, फोकस इंसिडेंस की हम इससे बात कर रहे हैं। दिस इज नॉर्मली सीन इन एल्डरली पर्सन, दिस इज नॉर्मली सीन इन एल्डरली पर्सन। तो हम इसके अंदर बूढ़े लोगों के अंदर देखते हैं, बूढ़े लोग क्या करते हैं, पास की चीजें उन्हें आराम से नहीं दिखते हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो पास का है। दूसरा बात करते हैं मायोपिया। मायोपिया, अब देखिए मायोपिया का मतलब क्या, मायोपिया के केस में हो क्या रहा है, यहां पर जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन्हें दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अब देखिए प्रॉब्लम समझ के देखिए, व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, निकट से, लेकिन उसे दूर की नहीं दिख रही। इसका मतलब है मायोपिया में शॉर्ट साइटनेस, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम ये कह रहे हैं हमें पास की दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, पास की दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। और ऊपर क्या पड़ा था, ऊपर पड़ा था लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा। हम यहां पर क्या कर पा रहे हैं, पास की नहीं दिख रहा है क्योंकि लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स लंबी दिख रही है भाई, लॉन्ग मीन्स लंबी तो दिख रही है, पास की नहीं दिख रही। और शॉर्ट साइटनेस पास की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही। तो ऑपोजिट तरीके समझ सकते हैं। कब समझ में आता, कैसे होता है, जब जो एलोगेशंस है आई बॉल का, यानी कि किसी की आंखों का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा गोलाकार तरीके से, एक गोलक तरीके से हो, फोकल लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है, यहां बननी थी यहां बन गई, पहले इमेज बन गई, तो पहले इमेज बन गई, वो दूर की चीजों को भी देख सकता था लेकिन इमेज पहले बन रही है, तो इसका मतलब पास की इमेज बन पा रही है। इनमें किन में पाया जाता है, जैसे कि कोई छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें स्कूल के लिए देखना पड़ता है, तो किताबें पास पढ़नी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उनके अंदर फिर हमारे इस केस के अंदर क्या समझ पाते हैं कि दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फार। फार, फार का मतलब है और दूर, दूर, दूर। फार का मतलब है फार, और भी ज़्यादा दूर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब उम्र बढ़ती है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जितनी दूर की चीज़ें हैं वो दिखेंगी, जितनी दूर की चीज़ें, क्योंकि देखो फार है ना, हमने बोला लॉन्ग था उधर, तो दूर की दिखी, तो ऐसा फार, फार दूर की दिखेंगे। यह दोष ओल्ड एज में होता है, बड़ा ही सिंपल सी बात है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आंखें जो होती हैं उतनी ही कम होने लगती हैं, और सीलियरी जो बॉडी होती है वो भी घटने लगती है। तो ऐसे केस में बचपन में अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो ऐसे केस में बड़ा होने के बाद में उसके अंदर बड़ी दूर की चीजें जो हो सकती हैं वो दिख सकती हैं, लेकिन छोटी नहीं। तो इसका मतलब क्या रहा कि ये फार साइटनेस है। एक और आ गया एस्थीमेटिज्म। एस्थीमेटिज्म ये क्या है, आंखों का एक ऐसा प्रकाशीय दोष है जिसमें रेटिना पर जो जितना भी, रेटिना पर ध्यान दीजिए, जितना भी है उसमें दृष्टि जो होती है वो धुंधली पड़ जाती है, इसके अंदर धुंधलाहट आती है। ये रेगुलर और इरेगुलर हो सकता है। इरेगुलर की बात करें कोर्निया पर, कोर्निया कहाँ था, सी, कोर्निया है स्टार्टिंग में, स्क्लेरा व्हाइट पोर्शन है, यह है कोर्निया, स्क्लेरा। कोर्निया पर क्या हो जाता है, क्रिस्टल्स कुछ लग जाता है, ऐसा लगता है जब क्रिस्टल टाइप है, कोई दाग धब्बे हो जाते हैं, इस पे मान के चलते हैं यहाँ पर दाग हो जाएंगे, कुछ धुंधलाहट आएगी इरेगुलरिटीज के बारे में। लेकिन अगर रेगुलरिटीज की बात करें तो रेगुलरिटीज की बात करें, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चश्मे में जो लेंस है उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई छोटा सा डॉट, ये डॉट, ये जो डॉट है ये रेगुलर है, डॉट किसी को बना रह सकता है, डॉट होता है किसी की आंखों में वो बना रह सकता है, तो उतना जितना डॉट है उतने में थोड़ा सा उसको दिक्कत आएगा, चीजें ब्लर दिखेंगी। लिखा ना, वेयर बाय द विजन इज ब्लर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द ऑप्टिक लेंस। ऑप्टिक का मतलब वो कैसे एडजस्ट करोगे, तो जो आंखों में आप फोकस करते हो, जो प्रतिबिंब आपका बनता है उसे फोकस करने के लिए अगर सिर्फ कोर्निया के अंदर एक डॉट है तो वो डॉट रेगुलर में रखा जाएगा, एक डॉट है ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर वहां पे एक बड़ा सा दाग धब्बा आ गया है जिसमें आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे, वो एक इरेगुलर केस में आ जाता है। फिर बात है आपका बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए लाइट। आप सोच के देखिए, आप लाइट की ओर ज्यादा देखिए,
आप उसमें बायोलॉजिकल क्या इफेक्ट देखते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा एक केस है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। अल्ट्रा वायलेट रेस जब स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है उसमें होता है, लेकिन अगर अल्ट्रा वायलेट रेस को मैं बढ़ा दूं तो ये क्या कर सकता है, आगे जाके कि कैंसर जो होगा ना, आगे जाके कैंसर को क्रिएट करेगा। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द लाइट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो अल्ट्रा वायलेट रेस अगर हमारी स्किन पर आई तो विटामिन डी का सिंथेसिस होगा, लेकिन अगर उसका रेडिएशन का प्रभाव ठीक से नहीं होता है, प्रोडक्शन का ठीक से नहीं होता है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है, दैट आल्सो एक अच्छे लेवल पर हो सकता है। तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ द लाइट एपिडर्मिस गेट थिकेंड, ऐसा हो सकता है लंबे समय तक अगर लाइट पड़ती रहे आपकी स्किन पर लाइट पड़ती रहे तो जो एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की जो लेयर है, वो मोटी हो सकती है। अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कैल्शियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द लाइट। तो ऐसा हो सकता है अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, तो ऐसा हो सकता है कि जो एब्सॉर्ब किया जा रहा है लाइट के द्वारा, जो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन हो रहा है, कैल्शियम क्योंकि विटामिन डी है, विटामिन डी मिल रहा है तो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए। सो जो अमाउंट ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है लाइट के अनुसार। जितनी लाइट बढ़ेगी उतना कैल्शियम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम बढ़ेगा जब, क्योंकि उसमें लाइट क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है ना भाई। लाइट इज हेल्पिंग यू टू एब्सॉर्ब विटामिन डी, और विटामिन डी बढ़ेगा तो कैल्शियम ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। एंड समटाइम्स इंटरेक्शन ऑफ ए लाइट विद सम केमिकल रिजल्ट इन द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी दैट इज प्रोड्यूस द रैशेस। समटाइम्स इंटरेक्शन ऑफ ए लाइट with some chemicals results in toxic substance in a body that may produce rash। स्किन पर रैश होते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर इसका टॉक्सिक इफेक्ट आएगा तो स्किन पर क्या हो जाता है, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कैंसर नहीं तो रैश भी हो सकता है। इन केस ऑफ दैट थिंग्स ओनली, यहाँ पर डीएनए का देखो, यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो सेम लाइक अगर डीएनए में चेंजेस हो रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं आगे जाके कैंसर का इफेक्ट आएगा ही आएगा। लाइट इज इफेक्टिव इन अ थ्रेटनिंग जॉइंडिस इन अ इन्फेंट आल्सो। तो ऐसा होता है कि लाइट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जॉइंडिस में भी। तो हम बायोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं। नॉर्मल लाइट आई तो बच्चे के अंदर जॉइंडिस को ठीक करेगी, ज्यादा हुआ तो बड़े लोगों में कैल्शियम डी को विटामिन डी और कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करेगी, और अगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो मेलानिन के प्रभाव को देखने को मिलेगा, और ज्यादा हुआ तो कैंसर भी डेवलप कर सकता है। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट आल्सो वी आर हियर टू सी। ऐसी कुछ लाइट है जिन्हें मेडिकली हम लोग को समझना है, वो लाइट जो थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए थेरेपी के बात करते हैं। विजुअल लाइट, आपको पता है विजुअल लाइट कौन सी है? विजुअल लाइट का मतलब होता है हर एक लाइट जो दिखा सकती है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। आपने एक लाइट ले लिया जिसमें आप स्किन का कलर देख रहे हो और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हो। पहली चीज स्किन का कलर देख रहे हो और स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हो। दूसरी ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट का तो ईयर नोज थ्रोट को देखते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि किस तरह का है, तो यहाँ पर एक स्कोप के रूप में आपसे काम कर सकूं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोप का मतलब होता है कि आप आंखों की चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग लाइट देख रहे हैं ना, पहली लाइट है विजुअल लाइट, दूसरी है एंटी लाइट, कान नाक गला, तीसरा है आंखों को देखना, एक है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप शरीर के अंदर जाके देखना। तो 4 प्रकार की लाइट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जिन्हें विजिबल लाइट बोलते हैं। एक होती है थर्मोग्राफी। आखिर ये थर्मोग्राफी क्या है? देखिए थर्मोग्राफी है, ये विभिन्न प्रकार की एक फोटोग्राफिकल है, एक इमेज तैयार करने वाली बात है। तो दैट द हीट emitted through the skin at various point to the body, and thermograph is an infrared camera that is addition to being extremely sensitive to the heat emitted by an area of the body able to transfer heat into a electrical current। हम यहाँ पर देखें क्या समझते हैं। थर्मोग्राफ एंड इंफ्रारेड एक ऐसा कैमरा है जिसमें जो उष्मा को विद्युतीय धारा में प्रभावित कर सकते हैं।
ऊष्मा को विद्युत धारा में प्रभावित कर सकते हैं। ऊष्मा को विद्युत धारा में प्रभावित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऊष्मा को विद्युत धारा में? देखिए, ऊष्मा को विद्युत धारा यानी कि करंट, समझने की कोशिश की है, करंट, ठीक। अब देखिए, ट्यूमर एंड आर्थराइटिस, आप ट्यूमर के लिए क्या करते हो, कैंसर के लिए आप क्या करते हो? क्या आप रेडिएशन थेरेपी नहीं देते? बिल्कुल देते हो आप रेडिएशन थेरेपी। यही है रेडिएशन थेरेपी, ऊष्मा को विद्युत धारा में ट्रांसफर करें। इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड द एजेंट टू द बॉडी इन द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक डिजीज, डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। आगे ना वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर यानी कि कैंसर के केस में, दैट इज थर्मोग्राफी। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है नियर और फार, दूर और पास, जितना सेंसिटिव रहोगे उनकी अपनी लेंथ दी गई है। अगर इनका यूज की बात करोगे तो प्रोडक्शन ऑफ इरेथमा, एक्सप्लोइटेशन, एक्टिवेशन ऑफ एरोगेस्ट्रोल इन द स्किन ऑफ फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो ये हेल्प होता है। बैक्टीरियल इफेक्ट ड्यू टू द चेंजेस इन प्रोटीन आल्सो। रेडिएशन आर आल्सो यूज फॉर स्टरलाइजेशन। तो बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है अल्ट्रावायलेट रे से। अब मैं बड़ा सिंपल सा कर देता हूँ, आखिर स्टरलाइजेशन का यहाँ पे आया क्यों? मान कर चलते हैं कि कोई लिनन है, आपने लिनन को स्टेराइल करना, आप कैसे करोगे? आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में तो करोगे, इसके अंदर है क्या? यूवे रेज ही तो है। तो वही चीज लिखा, यूवे रेज क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। डेंजर एंड प्रिकॉशंस, डेंजर और प्रिकॉशंस की बात करें, मैनी लैंप नोन एज सन लैंप प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट रेज। कुछ ऐसे लैंप है जो अल्ट्रावायलेट रेज की तरह काम करेंगे, कुछ ऐसे लैंप हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज की तरह काम करेंगे। यानी कि अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेज को समझना है, अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेज को समझना और आप चाहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज आपको मिले, तो आप इस तरह के लैंप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल उनका यूज ना करें। दैट मे हैव अ इफेक्ट, आप डेंजरस इफेक्ट बोल सकते हो, एक डेंजरस इफेक्ट उसको बोल सकते हो। And then it result from the snow, that is bright sunshine reflect large amount of ultraviolet rays, electrical welding arc and other source of ultraviolet rays. Electrical ultraviolet rays other sources, जैसे कि इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। अगर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग की हम बात करें तो जिनकी आंखों पर अगर इनका असर पड़े तो आंखें खराब हो सकती है, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा वो काले कलर के चश्मे लगाते हैं, आंखों पर चश्मे लगा देते हैं, ठीक है। तो दैट हैव अ स्पेसिफिक डेंजर इफेक्ट। एक्सरे, एक्सरे एक ऐसा एक तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है जिसका स्पेसिफिक एक लेंथ है। इसे डिस्कवर किया गया रोनेटोजन 1895 और ये प्रोड्यूस किया गया एक वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से। आपने इसे मेटल टारगेट में देखा, आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो एक्सरे की फिल्म होती है, एक्सरे की मशीनें होती हैं, वो किस किस तरह की होती हैं और इमेज को वो क्रिएट करते हैं। तो एक्सरे से क्या होगा, एक है आपका हाई एनर्जी एक्सरे, एक होता है लो एनर्जी एक्सरे। तो एक्सरे को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। और एक्सरे का अगर आप यूज़ की बात करोगे तो जब भी आप एक्सरे का यूज़ करते हो तो हमेशा एक ध्यान रखना कि आयोनाइजिंग रेडिएशन डेवलप हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ों को पहन लेते हैं। हम लोग लेड का एक एप्रन पहन लेते हैं ताकि जो रेस हैं वो हमें प्रभावित ना करें। When the necessary of X-rays, the ventricle of the brain, तो brain are tapped and cerebrospinal fluid is removed। ऐसा हो सकता है अगर आपके ब्रेन पे पड़ा तो CSF फ्लूइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा ब्रेन से। तो ये प्रभावित है जिसके लिए हमें देखना जरूरी है। एक आता है फोटो सेंसिटिविटी। आपको पता है फोटो सेंसिटिविटी किस चीज के लिए यूज किया गया? ये एक प्रकार का पोटेंशियल डेंजर है फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए। It is due to the production of the toxic material as a result of such as quinine to the patient has something resulted in sensitivity reactions to the light and pervasive is interaction drug to die with the light। इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है फोटो सेंसिटिविटी का? देखिए, फोटो सेंसिटिविटी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे रंगीन पदार्थ और दवाएं हैं जैसे कि मैथिलीन ब्लू या किनिन, है ना। मैथिलीन ब्लू का देखो यहाँ पर जिक्र आया, ये रहा मैथिलीन ब्लू, है ना। कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे कि मैथिलीन ब्लू, उनके उपयोग से प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता, यह है जो दवा है ना, ये इस तरह से काम करती है कि बनाने वाले विषैले पदार्थों के कारण होता है।
तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग को इसकी सेंसिटिविटी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब भी प्रकाश का फोटोन किसी अणु द्वारा अवशोषित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जिसके अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन हो जाता है। अब ये फोटो सेंसिटिविटी की बात होगी, फोटो सेंसिटिविटी की बात होगी। लास्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर लाइट इन नर्सिंग। आप लाइट की बात करो इन नर्सिंग में, देखिए नेचर ऑफ द लाइट क्या है, अनेबल नर्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द लाइट। हम लोग को पता होना चाहिए लाइट कहाँ यूज करनी है। रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, आंख एक ढक लेते हैं, दूसरी आंख के पास में लेके जाते हैं, लाइट रिफ्रैक्शन एरर्स को पता करते हैं। यूज ऑफ द लाइट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, बीमारी का पता करना हो लाइट का इस्तेमाल कर देंगे। यूज ऑफ द लाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे कि मैलिग्नेंसीज, आप मैलिग्नेंसीज का भी इस्तेमाल पता करने के लिए कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ द फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी को भी समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है पर्टिकुलर लाइट की नर्सिंग के अंदर, जिसमें स्टार्ट हमने फिजिक्स से किया, कैसे प्रकाश है, कितने प्रकार के प्रकाश हैं, लेंस क्या है, लेंस पे कैसे पड़ता है, कैसे इमेज बनती है, बहुत सारी चीज़ें देखें। आंखें क्या होती हैं, आप पहले से जानते हो, आंखें क्या है, इमेज आंखों का डायग्राम क्या है, क्या उसके अंदर होता है, फिजियोलॉजी आल्सो। और फिर बाद में देखा आपने कुछ लाइट अलग अलग हैं जो हॉस्पिटल में देखने को मिलती हैं, उनका आपने प्रभाव देखा है सही या गलत, और फिर उसके प्रभाव के लिए आप नर्सिंग में होने के बाद आप कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।